वेलकम बच्चों इन दिस अनदर लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम शुरुआत करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। लेकिन मैं आपको फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊँ उससे पहले ये जो 4 टर्म्स आपके सामने यहाँ रखी हुई है इनको एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें इन चीज़ों के बारे में फेमिलियर होना भी ज़रूरी है। पहली टर्म जो हमारे पास यहाँ है स्पर्मिएशन, ये टर्म पहले भी आ चुकी है हमारी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिलीज़ ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। आपको याद होगा कि जो स्पर्म्स हैं सर्टोली सेल में एम्बेडेड रहते हैं और जब वो सर्टोली सेल से डिटैच होके उसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन में रिलीज़ होंगे, उस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। एक दूसरी टर्म है एमिशन। इसके बारे में ये हमारे टर्म पहले नहीं आई है। एमिशन जो प्रोसेस है बच्चों, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जब इजैक्यूलेशन होता है, इजैक्यूलेशन का मतलब होता है, अभी आगे टर्म आ रही है हमारे पास, सीमन जो है वो पेनिस से जब बाहर आएगा तो उस प्रोसेस को हम इजैक्यूलेशन कहते हैं। पर उससे पहले जो सीमन और जो स्पर्म्स हैं वो यूरेथ्रा के बिगिनिंग वाला जो पार्ट है, यूरेथ्रा की जो शुरुआत वाला पोर्शन है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में ये सीमन पहले रिलीज़ होता है, तो उस प्रोसेस को हम एमिशन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एंट्री ऑफ सीमन, एंट्री ऑफ सीमन इनटू द बिगिनिंग ऑफ यूरेथ्रा। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से आएगा। सीमन जो है स्पर्म टेस्टिस से होकर एपिडिडाइमिस से, फिर वास डिफरेंस से, जब वो स्पर्म्स यूरेथ्रा में डिपॉजिट होंगे और सेमिनल वेसिकल का जो कंटेंट है वो भी यूरेथ्रा में डिपॉजिट होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो भी वहीं डिपॉजिट होगा। तो जब वो यूरेथ्रा में डिपॉजिट होता है तो उस प्रोसेस को हम एमिशन कहते हैं। और जो हमारे पास अगली टर्म है वो है इजैक्यूलेशन। तो वो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ रिलीज ऑफ सीमन फ्रॉम द पेनिस। तो जब ये पेनिस से बाहर आएगा सीमन, तो उस प्रोसेस को हम इजैक्यूलेशन कहते हैं। और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और पेनिस जो है वो वेजाइना के अंदर है और जो सीमन है वो वेजाइना में डिपॉजिट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को फिर हम नाम देते हैं इंसेमिनेशन। दैट इज डिपोजिशन ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, कोइटस का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इस प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। दैट इज डिपोजिशन ऑफ सीमन इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग कोइटस। तो ये कुछ टर्म्स हैं, क्योंकि ये मुझे अभी इसलिए बताना है कि ऑफ कोर्स जो फर्टिलाइजेशन होगा उससे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो सीमन है इट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इनटू द वेजाइना, और वेजाइना से जो स्पर्म्स हैं, जो सीमन है, वो यूटरस में एंटर करते हैं सर्विक्स से होते हुए, और ये जो स्पर्म्स हैं वो यूटरस में पहुंच के ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। तो मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए कि ये जैसे इस तरह से हमारे पास, आपको पता ही होगा कि इस तरह से ये यूट्रस है और देयर यू हैव सर्विक्स एंड देन वी हैव द वेजाइना, और ये आपको पता होगा फैलोपियन ट्यूब है, और ये फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे वाइड पोर्शन है इसको हम एम्पुला
एम्पुला नाम देते हैं। और अब देखिए बच्चों, ऐसा है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो जो सीमन है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा वेजाइना में। दिस पार्ट इज वेजाइना। और इसमें जो स्पर्म्स होंगे वो अब इस तरह आगे बढ़ेंगे। कुछ स्पर्म्स इधर जाएंगे, कुछ स्पर्म्स इस तरफ जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे। और ये जो स्पर्म्स का मूवमेंट है, ऑफ कोर्स दे हैव गॉट ए टेल, तो उसका तो कंट्रीब्यूशन है ही है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है, टेल के अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि दो और फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले जो सीमन है, आपको याद होगा कि सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो इन यूटेराइन मसल पर एक्ट करेंगे, यूटेराइन मसल्स पे एक्ट करेंगे। और जो यूटेराइन मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उस कॉन्ट्रैक्शन से जो स्पर्म्स हैं उनका ऊपर की ओर मूवमेंट होगा, स्पर्म्स का अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो एक तो ये आपको फैक्टर इम्पोर्टेंट है कि इन स्पर्म्स को ऊपर कौन ले जाएगा, क्योंकि अपनी टेल के भरोसे ये वहाँ तक, यहाँ से देखो जो वेजाइना में एंट्री है वहाँ तो टेल का ही कंट्रीब्यूशन है। पर एक बार स्पर्म्स जब यूट्रस में आ जाते हैं तो यूट्रस में आने के बाद और इधर ये जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं इनमें जो इनका मूवमेंट होता है उसमें एक फैक्टर आपको बच्चों ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ से आया ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स? सीमन के साथ है। मैंने आपको बताया था कि जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ होते हैं। तो सीमन में जो सेमिनल वेसिकल से प्रोस्टाग्लैंडिन्स आए हैं वही प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ ये रहेगा कि वो यूट्रस में इस तरह से और फैलोपियन ट्यूब में भी इवन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। दूसरा आपको एक और ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो फीमेल ऑर्गेज्म है, द ऑर्गेज्म इज़ दैट द पीक जो कंडीशन है सेक्सुअल इंटरकोर्स की उसे कहते हैं। और ऑर्गेज्म के समय फीमेल में ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन है, जैसा कि हम जानते हैं, आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो यहाँ पर उस ऑक्सीटोसिन का भी रोल रहेगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में। और इस तरह से जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे उससे स्पर्म्स का अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो कुल हमारे पास स्पर्म्स के मूवमेंट के लिए अब 3 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर स्पर्म की टेल, दूसरा फैक्टर सीमन में जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उनसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, और तीसरा जो फीमेल की बॉडी में ऑक्सीटोसिन भी रिलीज़ होता है उससे भी इन स्पर्म्स का मूवमेंट आगे की ओर होगा। और इस तरह से ये जो स्पर्म्स हैं वो फाइनली यहाँ पहुँचेंगे, और जो ओवरी है वहाँ से ओवुलेशन के बाद हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, आपको याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन हमारा जो ओवम है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पर है। तो ये जो oocyte है यहाँ से फेम्ब्रियाई से कलेक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पहुँचेगा। और ये जो हमारी साइट है एम्पुलरी रीजन, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है व्हाट इज़, ये तो क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमें ध्यान रखना है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो एम्पुलरी रीजन है फैलोपियन ट्यूब में। आगे बढ़ते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। बड़ा सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ जो है वो दे रखी है, ध्यान देंगे आप। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. I repeat, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देंगे आप इस पर। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर
इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, यहाँ देखो साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। अब बच्चों मुझे आपको ये साइमल्टेनियसली का मतलब वैसे तो साथ साथ होता है, एक साथ होता है, पर मैं इसे आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, आपको इसको ध्यान से समझना है। देखिए हम क्या करते हैं कि ये जैसे फीमेल का कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल है, डे 1, डे 14 और डे 28 ले लेते हैं हम यहाँ पे। उससे आप ये भी जानते हो कि जो डे 14 होगा उस दिन ओवुलेशन होता है नॉर्मली। अगर जो साइकिल है वो 28 डेज़ का है तो इसमें जो ओवुलेशन होगा वो 14th डे को होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। मेरा जो पिछला लेक्चर है उसमें हमने इसी बारे में बात करी। उससे पहले एक पॉइंट और अपने दिमाग में बिठा लें कि जो स्पर्म्स हैं, इस डायग्राम को देखिए आप, ये यूट्रस में आ गए और फैलोपियन ट्यूब में आ गए हैं। तो एक बार यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद इनकी वायबिलिटी कितनी रहेगी, ये कितना टाइम वहाँ जिंदा रह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्पर्म की वायबिलिटी है वो 48 आवर्स है। और एक बार ओवुलेशन होके ओवम फैलोपियन ट्यूब में चला गया तो ओवम वहाँ कितना टाइम रहेगा, तो जो ओवम है उसकी वायबिलिटी 24 आवर्स है, यानी 1 डे, और स्पर्म की जो वायबिलिटी है वो 48 आवर्स, यानी कि 2 डेज। ओके बच्चों, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अब जरा सोचिए कि जो ओवुलेशन होना है वो डे 14 को होगा। डे 14 कैसे गिनते हैं? डे 1 कौन सा होगा? जिस दिन से मेंसेस मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, जिस दिन से ब्लीडिंग शुरू होती है, उस दिन को हम डे 1 कहते हैं। और उसके बाद आप गिनते जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइक, और ये जो डे 14 होगा उस दिन ओवुलेशन होगा। यानी कि फर्टिलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब ओवुलेशन के टाइम पर स्पर्म्स वहाँ प्रेजेंट हैं। ये जो टर्म है ना बच्चों साइमल्टेनियसली, इस साइमल्टेनियस को आपको ये नहीं समझना चाहिए कि इधर तो ओवुलेशन हुआ और उसी समय सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए और उसी समय स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना चाहिए। इस साइमल्टेनियस का मतलब ये नहीं है बच्चों। आपको ये 28 दिन का साइकिल समझना है, 28 डेज का, और इस 28 डेज के साइकिल में ये जो डे 14 है उस समय जो है डे 14th जो होगा उस समय स्पर्म्स और एग एक साथ वहाँ मिलने चाहिए। यहाँ साइमल्टेनियस का मतलब ये है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ, ये मान लीजिए डे 13 है और ये मान लीजिए डे 12 है। अब किसी कपल ने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है वो 12th डे को किया है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपसे क्वेश्चन है कि बताइए फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? तो जवाब रहेगा फर्टिलाइजेशन होगा। कैसे? कि 12 के बाद 13 और 14 डे 14 को ओवुलेशन होने वाला है, करेक्ट? डे 14 को ओवुलेशन होगा और ओवम वहाँ पहुँच जाएगा, और हमारा जो स्पर्म है वो ऑलरेडी 12th डे को अंदर फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो चुका है। और जैसा कि मैंने अभी आपको नीचे एक बात बताई 48 आवर्स, यानी कि डे 13 को भी स्पर्म्स वहाँ प्रेजेंट है, वायबल रहेंगे, और डे 14 को भी स्पर्म्स वायबल हैं, वो वहाँ प्रेजेंट हैं, और जैसे ही ओवुलेशन होगा पहले से जो स्पर्म्स प्रेजेंट हैं वो उसका फर्टिलाइजेशन कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इसका मतलब ये हो गया कि इवन डे 12 को भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और ओवुलेशन डे 14 को होता है, तब भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस हैं, फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, डे 13 को सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से
डे 13 को सीमन स्पर्म्स अंदर एंटर किए और 24 आवर्स के बाद यानी कि डे 14 को ओवुलेशन होगा, तो जो एक दिन पहले के स्पर्म्स वहाँ प्रेजेंट हैं वो उस ओवम का फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। करेक्ट बच्चों। अब तीसरा सिनेरियो डे 14 का, तो इसमें तो और भी कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे ही ओवुलेशन होगा और डे 14 को ही अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म्स अंदर जाएंगे और ओवम का फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। वैसे हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, हाफ एन आवर में स्पर्म्स जो हैं वो फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं, पर बच्चों पहुँचते ही वो फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल नहीं होते। उनका जो कैपेसिटेशन का प्रोसेस है उसमें 7-8 घंटे लगते हैं, तो उसको वो जो फर्टिलाइजेशन करेंगे उस फर्टिलाइजेशन उनको 7 to 8 आवर्स समथिंग थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसी तरह से अगर डे 15 को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जो डे 14 को जो ओवुलेशन हुआ है वो एग जो है वो डे 15 को भी वायबल है, और जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा स्पर्म्स अंदर पहुंचेंगे और कुछ घंटों में वो उसका फर्टिलाइजेशन कर लेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन इज गेट कंप्लीटेड। आया समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये वर्ड यहाँ साइमल्टेनियसली आ रहा है, वो साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि इस पूरे 28 दिन के ड्यूरेशन में ये वो ड्यूरेशन होगा 12 से लेकर 15वां दिन जो होगा 15th डे होगा, इस ड्यूरेशन में अगर स्पर्म और एग वहाँ पहुँचते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ कोई डे 5 है और डे 5 को सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो स्पर्म्स अंदर चले जाएंगे, लेकिन वो स्पर्म्स 1 दिन 2 दिन बाद उनकी डेथ हो जाएगी वहाँ, और ओवुलेशन होने वाला है डे 14 को, तो इस केस में यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ कोई हम ले लेते हैं 18th या 19th या 20th, ये जो ड्यूरेशन हो, इस ड्यूरेशन में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा? तो इस ड्यूरेशन में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म्स तो अंदर चले जाएंगे, लेकिन ओवम तो वहाँ प्रेजेंट रहेगा ही नहीं, तो इस केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से उस लाइन को हम रीड करते हैं। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region। तो ये जो simultaneously है, ये कोई 1 मिनट या 1 सेकंड की बात नहीं है। ये simultaneous का मतलब ये ड्यूरेशन है। ये वो ड्यूरेशन होता है जब स्पर्म्स और एग्स एक साथ वहाँ पहुँचते हैं और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा। 12 दिन से पहले और 15 दिन के बाद अगर कॉपुलेशन होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है। वैसे बच्चों यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें फ्लक्चुएशंस कॉमन होते हैं ±2 डेज के, कि कभी वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 की जगह 30 दिन का हो गया। तो बताओ बच्चों ओवुलेशन कब होगा? तो ओवुलेशन ऐसे में 14 को नहीं होके 16th को होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में फ्लक्चुएशन होते हैं तो प्री ओवुलेटरी फेज इसमें फ्लक्चुएशन होते हैं। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, 28 की जगह 30 दिन का हुआ है, तो ओवुलेशन 14 को नहीं होके 16 को होगा। और मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 की जगह 26 दिन का हो गया है, तो इस बार ओवुलेशन जो होगा वो 14th को नहीं होके 12th को ओवुलेशन हो जाएगा। आया समझ में आपको? अगर 12th को ओवुलेशन, अब सोचिए कि एक मैरिड कपल है, वो डॉक्टर के पास गए कि हमें कब बच्चा होगा कब नहीं होगा, सारी जानकारी लेने गए, तो डॉक्टर ने ये बता दिया उनको कि डे 14 को ओवुलेशन होता है, इस दिन ओवुलेशन हो जाएगा, और ये 12, 13, 14, 15 ये जो वो पीरियड है 12 से लेकर 15 दिन का, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एनीवे वो ये जो कपल है
वो ये चाहता है कि उनको अभी कंसीव नहीं करना है, उनको अभी प्रेग्नेंट नहीं होना है या उनको अभी बच्चे नहीं चाहिए, तो उनको क्या करना होगा? उनको ये जो ड्यूरेशन है 12 से लेकर 15 दिन का, इस ड्यूरेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना होगा। तो वो डिसाइड करते हैं डे 11th, और सपोज वो डे 11th को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं बच्चों, पर अनफॉर्चुनेटली सोचिए ज़रा आप कि अगर उस महीने का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 की जगह 27 दिन का हो गया, 27 दिन का रहेगा, क्योंकि पहले से प्रेडिक्टेड तो है नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना लंबा चलेगा, ये पहले से पता नहीं होता है। तो मान लीजिए उस महीने का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 27 दिन का होने वाला है। अगर वो 27 दिन का होने वाला है तो उस कपल को ओवुलेशन 13th को हो जाएगा, एक दिन कम पड़ गया था। और उस कपल ने 11th को सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो ऐसे में उस कपल ने तो ये सोचा कि कंसीव नहीं करेंगे, पर क्योंकि इस महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा छोटा होने वाला है और उन्होंने 11th को सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, वो स्पर्म्स जो हैं वो अंदर एंटर कर गए हैं, 2 दिन तक स्पर्म्स वहाँ वायबल रहेंगे, और 13th को जिस दिन ओवुलेशन होगा ठीक उस समय फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये जो उनका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो उन्होंने सोचा, एक नेचुरल मेथड, इसको पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर पीरियड में सेक्स से को अवॉइड करना है। उन्होंने इस मेथड को ऑप्ट किया, लेकिन उनको यहाँ पर इस तरह से कंसीव कर जाएंगे और ये मेथड जो है वो यहाँ फेल हो गया। तो ऐसे में बच्चों ये फ्लक्चुएशन होने के चांसेस तो हमेशा रहेंगे, और पास्ट हिस्ट्री देखकर अगर हम ±2 डेज मान लें, ±2 डेज का फ्लक्चुएशन मान लें कि कभी 28 की जगह 30 हो जाएगा और कभी 28 की जगह 26 हो जाएगा, तो मान लीजिए अगर 26 भी हो जाता है तो 26 के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि 11 की जगह अगर उसने 10 को भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो ओवुलेशन उसको 12 को होने वाला है, और 10 को सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद 12 को फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम 2 दिन बढ़ा देते हैं, 15 की जगह उसका जो साइकिल है वो 28 की जगह 30 दिन का हो गया, तो ओवुलेशन जो होगा वो 14 को नहीं होके 16 को होगा। तो 16 को ओवुलेशन हुआ और उसने अगर 17 को सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो भी 24 घंटे तक एग वायबल रहता है, तो वो कंसीव कर जाएगा। इसलिए टू बी वेरी सेफ हमें ये ध्यान रखना है कि 10 से लेकर 17th डे जो होंगे, ये जो विंडो होगा, ये जो पीरियड होगा, ये जो टाइम होगा, 10वें दिन से लेकर 17 दिन का जो पीरियड होता है, इसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। तो पहले तो मैंने आपको 12 से 15 दिन ही बताए, और अब मैंने 10 से 17 कर दिए। तो ये 10 से जो 17 है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फ्लक्चुएशन होने की पॉसिबिलिटी होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन छोटा रह जाए या मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, तो ऐसे केस में फिर ओवुलेशन भी आगे पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ओवुलेशन भी 12 या फिर 16 को होगा। तो उस फेज को भी हमको ध्यान में रखते हुए अगर एक पीरियड डिसाइड करना हो कि किस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो वो पीरियड हमारा 10 to 17 डेज आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका मतलब ये हो गया कि डे 1 से लेकर डे 9 और उसके बाद डे 18 से लेके 28 तक का जो ड्यूरेशन होगा, इस ड्यूरेशन में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो बच्चों, मैंने आपको ये जो हमारे पास एक पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन, और वो जो साइमल्टेनियसली है वो नॉर्मली 14th डे के आगे या पीछे का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अब हम। और फर्टिलाइजेशन से पहले मैं जो ह्यूमन एग है, जो मैमिलियन एग्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपको बताना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये सेंटर में हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है ये इसका सारा साइटोप्लाज्म हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब ओवुलेशन होता है तो उस समय फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, एक पोलार बॉडी भी बन जाती है। मैं यहाँ बना देता हूँ, पहले की मेरे पास बनी हुई नहीं है, तो ये चलो हम यहाँ एक पुरानी जो पोलार बॉडी उसको यहाँ बना लेते हैं, वो यहीं रहेगी।
तो ये तो हो गई फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, ये उस सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म है। ये जो सेकेंडरी oocyte है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट और यहाँ इम्पोर्टेंट, आपने जब भी कभी मियोसिस पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि पहले मियोसिस फर्स्ट होता है और उसके तुरंत बाद मियोसिस सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, तो सेकेंडरी oocyte मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करने के बाद मियोसिस सेकंड में एंटर हो जाएगा, और मियोसिस सेकंड में एंटर होके वो प्रोफेज सेकंड और मेटाफेज सेकंड तक पहुंच के वहाँ वो रुका रहेगा बच्चों। तो ये वापस आपको ध्यान रखना है कि मियोसिस 2 बार अरेस्ट होती है। एक बार तो हमारी पहले शुरू से ही अरेस्टेड है, जो प्राइमरी oocyte स्टेज में, वो मैंने आपको बताया था कि वो डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्टेड रहता है। और ये ओवुलेशन के बाद अभी इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा। तो इस समय ये जो हमारा oocyte है, सेकेंडरी oocyte, आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है ये मेटाफेज सेकंड पर अरेस्टेड है, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकंड ऑफ ऑब्वियसली मियोसिस सेकंड। सेकंड मियोटिक डिवीजन अभी इसमें होना बाकी है। तो बच्चों ये हमारे पास इस तरह से सेकेंडरी oocyte है। इसमें मैंने आपको बताया ये जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई है। सेकेंडरी oocyte का साइटोप्लाज्म, ये अंदर आप इसका न्यूक्लियस भी देख सकते हो। ये न्यूक्लियस अभी भले ही इस डायग्राम में ऐसा बन गया है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेटाफेज सेकंड वाली स्टेज पर है और यहाँ ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई है। अच्छा, oocyte के ठीक बाहर की तरफ आपको यहाँ एक ये जेली जैसी लेयर दिखाई देगी। इस जेली जैसी लेयर को हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और ये कई तरह के म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह से बनी हुई है। और उसमें और कुछ प्रोटीन्स भी होती है, पर्टिकुलरली 3 प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनके नाम है ZP3, ZP2 और ZP1। जोना प्रोटीन 3, जोना प्रोटीन 2 और जोना प्रोटीन 1। ये जो सारी प्रोटीन्स है ये आपको ये इस तरह की वो प्रोटीन्स यहाँ इस जोना पेल्यूसिडा में ही पड़ी रहेगी, यहाँ प्रेजेंट होती है। और बच्चों ये आपको एक छोटा सा गैप और यहाँ दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं, पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। और इस पेरीविटेलाइन स्पेस के बाद ये हमारी जोना पेल्यूसिडा आ जाएगी। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर ये जब ओवुलेशन होता है तो कुछ ग्रेन्युलोसा सेल्स जो फॉलिकुलर सेल्स है वो oocyte को कवर किए रहती है। तो ये वही सेल है, इन सेल्स की लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। तो ये किसकी बनी हुई है? ये वही जो ग्रेन्युलोसा सेल्स थी, वही ग्रेन्युलोसा सेल्स है। सम ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रिमेन अटैच्ड विद द सरफेस ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो ये यहाँ पर वो इस तरह से चिपकी हुई है, इसके साथ ही रहती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, इसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। एक चीज़ और देखिए बच्चों आप, तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये छोटे छोटे पिंक कलर के कुछ आपको यहाँ ये ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। और इन ग्रेन्यूल्स को हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है बच्चों, मेम्ब्रेन से बने हुए वेसिकल्स हैं ये, इनमें कुछ एंजाइम्स भरे रहते हैं और इन्हें हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। एग के साइटोप्लाज्म में है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे की तरफ होते हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से स्पर्म्स में गोल्जी बॉडी के टूटने से एक्रोसोम बनता है, उसी तरह से एग में गोल्जी
बॉडी से ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनते हैं। तो रेयर केस में कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज़ द होमोलोगस स्ट्रक्चर टू द एक्रोसोम इन oocytes। एग में एक्रोसोम का कौन सा स्ट्रक्चर होमोलोगस है, तो आप इसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स करेंगे इसका आंसर, यानी कि ये किसके सिमिलर हो गया, ये एक्रोसोम के सिमिलर हो गया। ऑफ कोर्स इसका फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, एक्रोसोम का फंक्शन अलग है, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स अलग हैं। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बिल्कुल बहुत सारे होते हैं, एक्रोसोम एक होता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बहुत सारे छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। इनमें पाए जाने वाले एंजाइम्स दूसरे हैं और इनके फंक्शंस भी दूसरे हैं, लेकिन फिर दोनों में सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी दोनों में सिर्फ एक ही है कि एक्रोसोम गोल्जी से बनता है और एग में जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो भी गोल्जी बॉडी से बनते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास एक ह्यूमन एग का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा म्यूकोपॉलीसैकेराइड से ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और होती है, ZP3, ZP2 और ZP1। मैं आऊँगा इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। हम दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, उस गैप को हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। और जोना पेलुसिडा से बाहर चलें हम, तो जोना पेलुसिडा के बाहर जो हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स थी उनकी एक लेयर होती है और उस लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन हमारा जो ओवम है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पर है और ये भी सेकंड मियोटिक डिवीजन को अभी इसने कंप्लीट नहीं किया है, तो इट इज़ अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड। आगे बढ़ते हैं हम और अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो हम शुरुआत करते हैं इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। तो बच्चों सबसे पहला इवेंट तो ये होगा कि जो स्पर्म्स हैं, एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट अंदर आ जाएं वो, और अंदर आने के बाद सबसे पहले उनका कैपेसिटेशन होगा। कैपेसिटेशन मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द स्पर्म्स गेट एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम, क्योंकि जब एपिडिडाइमस से स्पर्म्स बाहर आते हैं तो उनके ऊपर कुछ कोलेस्टेरॉल के मॉलिक्यूल्स और कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स होती है, और जैसे ये स्पर्म्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जो सिक्रीशंस हैं, सर्वाइकल म्यूकस है, यूटेराइन फ्लूइड जो होगा उसके कांटेक्ट में आएंगे तो दे गेट एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। और इस प्रोसेस में हमको स्पर्म्स को 5-7 घंटे तो लगते ही हैं। तो सबसे पहले उन स्पर्म्स का कैपेसिटेशन होगा और कैपेसिटेशन के बाद स्पर्म्स विल अराइव एट एम्पुलरी रीजन, एट एम्पुलरी रीजन। तो स्पर्म्स जो हैं वो एम्पुला तक पहुंच जाएंगे। अब बच्चों एम्पुला में ऑलरेडी ओवुलेशन हो चुका है, हम ये मानकर चलते हैं, और जो हमारा ओवम है वो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है। तो अब अगली जो स्टेप है वो ये है बच्चों कि ये जो स्पर्म्स, आप राइट में ये हमारे पास डायग्राम है, इसको देखिए कि इस स्पर्म को यहाँ अंदर एंटर करना है। अब एंटर करने में सबसे पहला जो हर्डल है वो ये कोरोना रेडिएटा है। करेक्ट, सबसे पहले तो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करना पड़ेगा। बच्चों ये जो कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स हैं इनके यहाँ बीच बीच में देखो मैंने ये ग्रीन कलर के कुछ डॉट्स बनाए हैं। यहाँ पे एक सीमेंटिंग मटेरियल है, उस सीमेंटिंग मटेरियल को हम हाइल्यूरोनिक एसिड कहेंगे, हाइल्यूरोनिक एसिड। इसी हाइल्यूरोनिक एसिड की वजह से ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपकी हुई है। तो अगर स्पर्म को एग के अंदर जाना है तो सबसे पहले इन सेल्स को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा। तो इंटरेस्टिंगली ये जो हमारा एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में से कुछ एंजाइम्स डिफ्यूज़ होके बाहर आएंगे यहाँ पे इस तरह से,
और ये जो एंजाइम है इसमें जो हमारा मेन एंजाइम है वो है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है। तो ये जो एंजाइम है ये इस हाइल्यूरोनिक एसिड का ब्रेकडाउन करेगा, और एक बार ये हाइल्यूरोनिक एसिड टूट गया, डाइजेस्ट हो गया, उसका ब्रेकडाउन हो गया, तो ये जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो नेक्स्ट इवेंट है वो क्या हुआ बच्चों, कि स्पर्म जो है वो एम्पुलरी रीजन में आ गया है, और वहाँ पे कुछ एंजाइम्स, पर्टिकुलरली हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है, कैसे निकला वो, सिंपली डिफ्यूजन से वो सिक्रीट होके बाहर आ रहा है। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम इज रिलीज्ड बाय स्पर्म, एक्रोसोम, निकलेंगे ये एक्रोसोम से, बाय स्पर्म एक्रोसोम, करेक्ट। उससे क्या होगा, जो हाइल्यूरोनिक एसिड है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। हाइल्यूरोनिक एसिड इज ब्रोकन डाउन, और अगर हाइल्यूरोनिक एसिड एक बार ब्रेकडाउन हो जाए तो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, cells of corona radiata will get separate from each other, separate from each other। तो इस तरह से बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये जो सेल्स है ये अब यहाँ से एक दूसरे से टूट के अलग हो जाएगी, दूर हो जाएगी ये, और जो हमारा स्पर्म है उसके लिए एक रास्ता मिल जाएगा यहाँ पे। ये इसको मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ। तो इस तरह से ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है कि किस तरह से जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है वो इन सेल्स को एक दूसरे से अलग करेगा, और क्योंकि आपको ध्यान रखना है ये सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ हाइल्यूरोनिक एसिड से चिपकी हुई रहेगी। अब हमारा अगला स्टेप आता है, आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें ये मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये जैसा कि आपको मैंने पहले बताया इस स्पेस को हम पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। थोड़ा जूम कर लिया है मैंने। ये हमारे पास जोना पेल्यूसिडा है। बच्चों ध्यान देना, आप जो स्पर्म है वो यहाँ पहुँच जाएगा। ये देखिए आप, क्योंकि एक बार अगर कोरोना रेडिएटा की सेल्स अलग हो गई तो जो स्पर्म है वो जोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आ जाएगा। ये हमारे पास ZP जो मैंने लिखा है ये जोना पेल्यूसिडा है, और ये अंदर इसका न्यूक्लियस है, और ये इसका एक्रोसोम है, और हम तो जानते हैं कि एक्रोसोम में कई सारे एंजाइम्स हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती है जिनके नाम हैं ZP3, ZP2। अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन है इन सब में से, वो है ZP3। और बच्चों ये देखिए आप, यहाँ मैं बता देता हूँ कि इस ZP3 प्रोटीन का जो रिसेप्टर होता है वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये इसका रिसेप्टर है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बनाया मैंने ग्रीन कलर का, बच्चों ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर फॉर ZP3। और इस तरह से आप देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए, ये यहाँ पर इसके साथ बाइंड हो गया। तो स्पर्म की जो जोना पेल्यूसिडा के साथ बाइंडिंग होती है वो इस ZP3 प्रोटीन के कारण होती है। तो अगला जो इवेंट होगा कि स्पर्म आगे बढ़ेगा, और अगला जो हमारा इवेंट है वो ये है कि बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विथ ZP3 प्रोटीन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। करेक्ट बच्चों। अब ये जो बाइंडिंग हुई है हमारे पास, इस डायग्राम पे वापस आ रहे हैं हम यहाँ।
ये हमारे पास कौन सी प्रोटीन है, ये हमारे पास ZP3 प्रोटीन है। और इसका रिसेप्टर कहाँ होता है, इसका रिसेप्टर स्पर्म की सरफेस पर होता है। ध्यान रखेंगे, आपको अच्छे तरह से इस बात को याद रखना है। और जैसे ये बाइंड होगा, ZP3 प्रोटीन उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, तो ये जो हमारा स्पर्म है इसमें कुछ केमिकल चेंजेस होंगे। हम उन केमिकल चेंजेस की डिटेल में तो नहीं जाएंगे, पर उन केमिकल चेंजेस से एक तो ये होगा कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, नॉर्मली ये जो मेम्ब्रेन है अंदर से नेगेटिव होगी और बाहर की तरफ ये पॉजिटिव होती है। पर यहाँ पर इस मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होगा। बाइंडिंग होते ही ये काम होगा कि डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन के ठीक बाद बाहर से कुछ कैल्शियम आयंस अंदर एंटर करेंगे। तो ये हमारा सेकंड इवेंट हो गया। नेक्स्ट इवेंट हो गया, व्हाट इज दैट, कि बाइंडिंग ऑफ स्पर्म विद ZP3 प्रोटीन। द बाइंडिंग इंड्यूसेस, द बाइंडिंग कॉज membrane depolarization, membrane depolarization of sperm and entry of calcium ions, and entry of calcium ions। तो बाहर से कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे, और इस कैल्शियम आयन के अंदर जाने से एक नई चीज़ होगी बच्चों, ध्यान से सुनना आप। मैं अगला यहाँ बना लेता हूँ, इसको नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर हम, और ध्यान से देखना आप कि जैसे ही ये कैल्शियम आयन अंदर आएगा, ये जैसे हमारे पास स्पर्म है और ये इसका एक्रोसोम है, और ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पर ये सारे एक्रोसोमल एंजाइम है। एक बार कैल्शियम आयन्स अंदर आ जाए तो ये जो मेम्ब्रेन है इन दोनों की, एक तो ये मेम्ब्रेन देखिए बच्चों, एक तो ये एक्रोसोम की मेम्ब्रेन और एक स्पर्म की मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्यूज हो जाएगी। देखिए आप, मैं बना के बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये देखिए, तो आप देखिए कि ये इस तरह से फ्यूज हो जाएगी, ये इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगी और ये इसके साथ यहाँ जुड़ जाएगी, और अंदर के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। और एक बार ये एंजाइम बाहर आ गए, इनमें जो मेन एंजाइम है वो है हाइलुरोनिडेज, एक और एंजाइम है एक्रोसिन, इसके अलावा कुछ एंजाइम है जिनको हम कैथेप्सिन भी कहते हैं। तो वो एंजाइम्स भी सारे आएंगे, और उन सारे एंजाइम्स की वजह से ये जो पूरी जोना पेलुसिडा है ये डाइजेस्ट हो जाएगी बच्चों, ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, और इस तरह से एक रास्ता मिल जाएगा स्पर्म को आगे आने के लिए। तो लेट्स रिपीट इट, सॉरी लेट्स राइट इट, कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हुआ है द बाइंडिंग कॉज मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एंट्री ऑफ कैल्शियम, और अगर कैल्शियम अंदर आएगा तो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन गेट फ्यूज विथ द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए आप वापस इसको, क्या बताया मैंने आपको कि जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन है, ये जो एक्रोसोम की मेम्ब्रेन थी वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो गई, और इनके फ्यूज़ हो जाने से अंदर का जो कंटेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा, और इस रिएक्शन को हम एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों फिर से ध्यान दें इधर, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन गेट फ्यूज विद द स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड all the enzymes of acrosome are released out, और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है, इस एक्रोसोम रिएक्शन से होगा क्या, एंजाइम्स के बाहर आने से क्या होगा, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये जब बाहर आएंगे तो ये उस जोना पेलुसिडा को वहाँ से डाइजेस्ट कर देंगे, और जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने के बाद उसकी जो एंट्री होगी वो इजी हो जाएगी, वो जोना। अब इसको स्पर्म की जो ये ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन है, अगला जो अब हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो स्पर्म की ब्लैक कलर की ये जो मेम्ब्रेन है और ये जो एग की रेड कलर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा। एनीवे, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं मैं कि ये जो स्पर्म है इस जोना पेलुसिडा में जब आगे बढ़ेगा
तो बच्चों इस स्पर्म को ज़ोना पेलुसिडा की साइड में वहाँ अटैच तो रहना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ एक प्रोटीन और है, जैसा कि मैंने पहले नाम बताया आपको, ZP2। तो वैसे ये इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ZP2 हेल्प बाइंडिंग ऑफ sperm after acrosome reaction, after acrosome reaction। इज इट क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं हम, और देखिए अब क्या होगा। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि द ज़ोना पेल्यूसिडा is digested by the enzymes of acrosome। अब देखिए वापस इधर आ जाए हम। ये हमारे पास एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारे पास ये हमारे पास ज़ोना पेल्यूसिडा हो गया। और आप तो ये जानते ही हैं कि ज़ोना पेल्यूसिडा में अब थोड़ा सा स्पेस तो हो ही चुका है, थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ मैं। और जो स्पर्म है वो अब यहाँ आगे तक आ चुका है, यहाँ तक आ गया। अब इसमें एक्रोसोम नहीं है, अब इसमें सिर्फ न्यूक्लियस है। मैं एक्रोसोम नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ बच्चों? क्योंकि एक्रोसोम तो रिलीज़ हो चुका है, वो बर्स्ट हो चुका है, उसके सारे एंजाइम्स बाहर आ चुके हैं। और अब हमारे पास एक नई प्रोटीन का रोल आएगा। उस प्रोटीन का नाम है फर्टिलिन प्रोटीन, और वो मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए बच्चों आप, फर्टिलिन, आपको ध्यान देना है, इट इज़ नॉट फर्टिलाइजिन, क्योंकि यहाँ कई सारी बुक्स में फर्टिलाइजिन भी मिलेगा आपको। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजिन एंड फर्टिलिन। ह्यूमन में जो प्रोटीन है वो पर्टिकुलरली उसका क्लियरली एक नाम है, उस प्रोटीन का नाम है फर्टिलिन, नॉट फर्टिलाइजिन। और इसके जो रिसेप्टर्स होंगे वो यहाँ होंगे बच्चों। फर्टिलिन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो यहाँ होंगे, और ये वो प्रोटीन है फर्टिलिन जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने में हेल्प करेगी, उसके साथ फ्यूज होने में हेल्प करेगी। तो एक बार जब ये रिएक्शन हो जाए, ज़ोना पेल्यूसिडा डाइजेस्ट हो जाए और स्पर्म अगर आगे बढ़ जाता है, तो अब नेक्स्ट जो हमारे स्टेप होगी वो ये होगी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन विथ एग मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन से मेरा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ। विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिन प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ फर्टिलिन प्रोटीन। कहाँ होती है बच्चों ये फर्टिलिन प्रोटीन? प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ sperm, and its receptor is present, on the surface of ovum या oocyte। और जैसे ही ये बाइंडिंग हो जाएगी, मैं यहाँ अब बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना आप, कि जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद ये जो दोनों की मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्यूज़ हो जाएगी। ये इसके साथ ऐसे फ्यूज़ हो जाएगी, ये इसके साथ ऐसे फ्यूज़ होगा, और पूरा का पूरा जो स्पर्म है इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, मिडल पीस और टेल, और ये सारा का सारा जो पार्ट है वो अंदर चला जाएगा। मतलब जो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ द एंट्री ऑफ एंटायर स्पर्म, the entry of entire sperm into the oocyte। बच्चों अब ध्यान से सुनेंगे आप, क्या क्या हो चुका है अब तक। ये देखिए, ये हमारा पास यहाँ ये ओवम है, और ये इसका सेंटर में मैं न्यूक्लियस बना देता हूँ। और इसके अलावा आपको पता ही है कि ये यहाँ पे एक
जोना पेल्यूसिडा बाहर की तरफ है, उसका मैटर अब ख़त्म हो चुका है। वो वैसे जिस जगह से स्पर्म की एंट्री हुई है उस जगह से वो डाइजेस्ट हो गया है। और ये थोड़ा सा मैंने जोना पेल्यूसिडा को और बना देता हूँ, ये इस तरह से देखिए आप। और आप तो पता ही है कि ये जो हमारे पास स्पेस है, इस स्पेस को हमने पेरी विटेलाइन स्पेस नाम दिया है। बच्चों अब ध्यान से सुनिएगा आप कि जैसा कि हमने देखा है कि अभी एक स्पर्म की एंट्री हुई है और स्पर्म यहाँ तक पहुँच गया, इनफैक्ट वो अंदर आ गया है। तो वो मैं आपको बता ही देता हूँ कि अंदर वो जब आया है तो ये उसका न्यूक्लियस और उसके पास 2 सेंट्रियोल भी थे, वो सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया और जो जितना भी कंटेंट है वो सारा अंदर आ गया। और मुझे अभी बाकी सारे कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो उसका न्यूक्लियस है। तो मैं यहाँ पर ये उसका न्यूक्लियस बना देता हूँ, ये देखिए। और इस न्यूक्लियस को, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस को हम नाम देंगे मेल प्रोन्यूक्लियाई। अभी ये यहीं पड़ा रहेगा। अभी सिर्फ एक काम हुआ है कि जो हमारा स्पर्म है वो अंदर एंटर हो गया है। लेकिन बच्चों अब मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि जब एक स्पर्म अंदर एंटर हुआ है तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आसपास की जगह से दूसरे स्पर्म भी अंदर एंटर करें। तो ये मल्टीपल स्पर्म का जो एंट्री होने का प्रोसेस है उसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और ये जो पॉलीस्पर्मी है ये अलाउ नहीं है। अगर पॉलीस्पर्मी हो गई तो एम्ब्रियो जो है वो उसमें एक से ज़्यादा सेट हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के और वो वायबल नहीं रहेगा, वो एम्ब्रियो उसकी डेथ हो जाएगी, वो डीजनरेट हो जाएगा। तो ऐसे में ये पॉलीस्पर्मी कैसे रुकी जाए? अगर एक स्पर्म अंदर एंटर कर गया तो बाकी के स्पर्म कैसे, क्योंकि वहाँ कोई एक स्पर्म तो है नहीं, कई सारे स्पर्म्स हैं जो ओवम को अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अब आप ध्यान से सुनना बच्चों कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के हमारे पास वहाँ 2 प्रोसेस होंगे। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री होगी, जैसे ही एक स्पर्म की मेम्ब्रेन फ्यूज होगी, ध्यान से सुनना आप बिल्कुल अच्छे से, एक स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग के साथ फ्यूज होगा और उसकी अंदर एंट्री होगी, तो oocyte की जो मेम्ब्रेन है, oocyte की जो मेम्ब्रेन है, इट विल ऑल्सो अंडरगो डीपोलराइजेशन। मतलब इससे पहले यहाँ अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जैसे ही एक स्पर्म अंदर एंटर करता है वही सोडियम आयन बाहर से अंदर आएंगे और तेजी से जो मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन है वो चेंज हो जाएगा। मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाए, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाए, आपने पढ़ा होगा जैसे मैंने न्यूरॉन में बताया कि न्यूरॉन में रेस्टिंग स्टेज में अंदर की तरफ -70 मिलीवोल्ट रहता है और उसको स्टिमुलस देने पर बाहर से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और उसकी मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाएगा। काफ़ी कुछ उसी से मिलता जुलता एक मैकेनिज्म यहाँ होगा। और एक स्पर्म जैसे ही एंटर करता है, उसको टच करता है, पहला स्पर्म जो उसको टच करेगा, तुरंत जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस साइड की जो मेम्ब्रेन है, इट अंडरगो डीपोलराइजेशन। और इस डीपोलराइजेशन से जो रिमेनिंग स्पर्म्स हैं वो सारे वहाँ से डिटेच हो जाएंगे। क्योंकि वो अगर मेम्ब्रेन बाहर से पॉजिटिव रहे तो वो जुड़ सकते हैं, अगर मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिव हो जाएगी तो वो स्पर्म्स जुड़े नहीं रह पाएंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि oocyte मेम्ब्रेन अंडरगो डीपोलराइजेशन। और इसी डीपोलराइजेशन से जो अदर sperms get detach, वो वहाँ से हट जाएंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो डीपोलराइज्ड स्टेट है, हमको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो डीपोलराइज्ड स्टेट है वो सिर्फ 1 मिनट तक रहेगी। डीपोलराइज्ड स्टेट लास्ट ओनली फॉर 60 सेकंड्स। यानी कि 60 सेकंड के बाद क्या होगा, वो जो स्पर्म डिटैच हुए वो वापस अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद ध्यान से सुनिए आप, एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है और उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप, मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे, यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स बनाए थे मैंने, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। बच्चों ये जो 60 सेकंड का टाइम मिलेगा हमें, इस 60 सेकंड के टाइम में रैपिडली बाहर से कैल्शियम आयंस की एंट्री होगी। बच्चों ये कैल्शियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन में कौन सा
आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको कैल्शियम याद रखना है। फर्टिलाइजेशन में कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है और जो एक्रोसोम रिएक्शन अभी हमने देखा था, उस एक्रोसोम रिएक्शन में भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल था। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन कहते हैं, और इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन में भी कैल्शियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो होगा क्या बच्चों कि जैसे ही ये कैल्शियम आयंस अंदर होंगे तो ये इनकी जो मेम्ब्रेन है ये फ्यूज़ हो जाएगी, और जैसे ही इनकी मेम्ब्रेन फ्यूज़ होगी, देखो ये ऐसे फ्यूज़ हो जाएगी, ये यहाँ फ्यूज़ हो जाएगी, और ये इनकी सबकी मेम्ब्रेन इस तरह से फ्यूज़ हो जाएगी। तो इनके मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से इनके अंदर के जो एंजाइम्स हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के जो एंजाइम्स हैं, वो सब यहाँ बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद वो जो ज़ोना पेल्यूसिडा है और उसमें जो प्रोटीन्स हैं ZP3, ZP2 और ZP1, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को परमानेंटली मॉडिफाई कर लेंगे, उनको चेंज कर देंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे कि अब वो किसी नए स्पर्म के साथ बाइंड नहीं हो सकती। क्योंकि अगर एक बार इस ज़ोना पेल्यूसिडा, और ये किसी एक पर्टिकुलर जगह नहीं होगी, ये सब जगह होगी ये रिएक्शन, सब तरफ, तो oocyte के चारों ओर एवरीवेयर द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस एवरीवेयर, और पूरे oocyte के चारों ओर जितना भी ज़ोना पेल्यूसिडा हमारे पास है, उस ज़ोना पेल्यूसिडा के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो परमानेंटली मॉडिफाई हो जाएगी। और आप तो जानते ही हो कि स्पर्म की जब एंट्री होगी तो जैसे ही ज़ोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा, सबसे पहले उसकी बाइंडिंग ZP3 से होती है, और इस 60 सेकंड के ड्यूरेशन में अगर वो ZP3 प्रोटीन को परमानेंटली डैमेज कर दिया जाए, मॉडिफाई कर दिया जाए, तो उसके बाद अब आगे कोई स्पर्म इससे आके नहीं जुड़ पाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये देखा कि देयर आर टू मैकेनिज्म बाय विच पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों कि देयर आर टू मैकेनिज्म्स बाय विच पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड। अब कौन सी? पहली है फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, इसमें क्या किया था हमने? इस फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी में ये जो पहला वाला हमारा जो इवेंट था, मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाना, और वो 60 सेकंड तक जो रहेगा वो तुरंत होता है। तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी में आएगा मेम्ब्रेन, किसकी मेम्ब्रेन? oocyte की। oocyte की जो मेम्ब्रेन है उसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा, और डीपोलराइज्ड स्टेट में स्पर्म्स उसके साथ जुड़े हुए नहीं रह पाते हैं, वो वहाँ से डिटैच हो जाएंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी है ये टेम्पररी है, क्योंकि ये सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए रहेगा, उसके बाद स्पर्म एंटर कर सकते हैं। पर जैसा कि हमने बताया आपको कि इस फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी के अलावा हमारे पास एक दूसरा मैकेनिज्म और है, उसको हम कहते हैं परमानेंट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। बच्चों उस परमानेंट ब्लॉक में क्या हुआ? उस परमानेंट ब्लॉक में हुआ है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एंजाइम्स ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स परमानेंटली modify the proteins, particularly कौन सी? ZP3, so that no more sperms can enter into the ovum। तो इस तरह से अब तक क्या हुआ बच्चों? अब तक हमने ये देखा कि हमारा जो स्पर्म है, फिर से बना देते हैं हम, ये देखिए ये हमारा oocyte है, और इसके चारों ओर ये ज़ोना पेल्यूसिडा हो गई, और आपको तो पता ही है कि ये ज़ोना पेल्यूसिडा चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर जितने भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे वो अब नहीं रहेंगे बच्चों, उनका जो एंजाइम थे वो तो सारे बाहर आ गए। तो ये काम भी हो चुका है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन हो चुकी है। और ये देखिए ये हमारा जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस है,
यानी कि मेल प्रो न्यूक्लियाई है, ये बेचारा अभी भी वेट कर रहा है। और ये इसका फीमेल का वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, जबकि दोनों हैप्लॉइड है, ध्यान रखना है आपको, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स है और इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है ना। लेकिन वो साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है और इसके न्यूक्लियस को हम फीमेल प्रो न्यूक्लियाई कहते हैं। बच्चों आपको पता है कि अभी हमारा एक डिवीज़न होना बाकी है, तो अब सबसे पहला काम ये होगा कि ये यहाँ पर डिवाइड होगा, इस जगह पर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और एक जो सेकंड पोलार बॉडी है वो बन जाएगी। और मीनवाइल फर्स्ट पोलार बॉडी भी डिवाइड हो सकती है अगर प्रेजेंट है तो, और अगर वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है तो फिर कुछ नहीं है। तो अब अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट इवेंट है वो ये है कि हमने देखो कहाँ तक पढ़ लिया बच्चों, इधर आ जाए। द एंट्री ऑफ एंटायर स्पर्म इनटू द oocyte, स्पर्म एंटर कर गया है, oocyte की जो मेम्ब्रेन है ये उसका डीपोलराइजेशन हो गया है, अदर स्पर्म्स गेट डिटैच, डीपोलराइज स्टेट में ये सिर्फ 60 सेकंड रहेगी, लेकिन उस 60 सेकंड के बाद हमारे पास ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन हो चुकी होगी। और अब हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन, कंप्लीशन ऑफ सेकंड मियोटिक डिवीजन। और सेकंड मियोटिक डिवीजन होगा तो दो चीज़ें बनेगी बच्चों, एक तो बन जाएगी आपकी सेकंड पोलार बॉडी बन जाएगी, सेकंड पोलार बॉडी बन जाएगी, और एक बनेगा आपका ओवम, उसको अब ओवम कह सकते हैं, अब तक वो सेकेंडरी oocyte था, अब हम इसको ओवम कह सकते हैं या हम इसको ootyd भी कहेंगे, इसको हम ootyd भी कह सकते हैं, ओवम या ootyd कहेंगे। और जैसे ये ओवम और ootyd बन गया तो मैं देखो यहाँ पर एक बना देता हूँ डायग्राम, ये हमारा, ये देखिए ये ओवम हो गया और ये इसकी यहाँ पे पोलार बॉडी बन गई है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। और यहाँ अभी भी हमारा जो बेचारा स्पर्म है उसका न्यूक्लियस अभी भी वेट कर रहा है, पर हाँ अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस फ्यूज हो सकते हैं, मतलब दोनों मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा, मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा। और जैसे ही इनका फ्यूजन होगा हमारा एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जाता है कि ये जो हमारा सेकंड मियोटिक डिवीजन हुआ है ये कब होता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियस के फ्यूजन से पहले, है ना। और ये इस तरह से हमारा सेकंड पोलार बॉडी बन जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं होता और ओवुलेशन हो जाता, तो उस केस में ये आपका जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कभी होता ही नहीं और हमारा सेकेंडरी oocyte 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका जो लाइफ स्पान होता है वो 24 आवर्स का होता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं वो सारे पूरे होते हैं। और एक फाइनली मैं पॉइंट और आपको बताता हुआ इसको ख़त्म करेंगे अब हम, और वो पॉइंट ये है फर्टिलाइजेंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो नाम लिया था वो फर्टिलिन था और एक अब मैं जो नाम ले रहा हूँ वो है फर्टिलाइजेंस। ये आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा और आप बोलोगे कि सर ने तो हमें बताया ही नहीं। तो बच्चों ये फर्टिलाइजेंस और एंटी फर्टिलाइजेंस दीज आर जनरल टर्म्स है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। फर्टिलाइजेंस जो हैं वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ओवम, ये ओवम की सरफेस पर होते हैं, है ना। और वो जो फर्टिलिन प्रोटीन था वो बच्चों मैंने स्पर्म की सरफेस पे बताया था, और उसका जो रिसेप्टर था वो उसका जो रिसेप्टर है वो ओवम की सरफेस है, ये सरफेस पर है, ये अलग है, ये फर्टिलाइजेंस हैं नॉट फर्टिलिन। और इनके ऑपोजिट एंटी फर्टिलाइजेंस होते हैं। ये एंटी फर्टिलाइजेंस स्पर्म की सरफेस पर होते हैं, स्पर्म सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे ये हमारा कोई ओवम है और ये इसकी सरफेस पर कोई फर्टिलाइजिन है और ये कोई स्पर्म आया
और ये इसकी सरफेस पर एंटी फर्टिलाइजिन है। तो ऐसे में इनका जब फ्यूजन होगा तो ये देखिए आगे बढ़ा देते हैं इसको हम थोड़ा सा। ये देखो ये यहाँ पर इस तरह से इसमें आके फिट हो जाएगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो ये जो फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन, इसमें एक खास बात और ये है बच्चों कि ये जो हैं ये बड़े ही स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं। इनका ये शेप जो होता है वो बिल्कुल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री शेप होता है, बिल्कुल लॉक एंड की जैसा रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक अगर मैं यहाँ गलती से किसी दूसरी स्पीशीज़ का स्पर्म ला के रख दूँ और फर्टिलाइजेशन कराऊँ तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं, फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन जो होते हैं, दे आर स्पीशीज़ स्पेसिफिक, दे आर स्पीशीज़ स्पेसिफिक। तो ये आपको एक पॉइंट जो है वो याद रखना है कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक है। एक स्पीशीज़ का फर्टिलाइजिन उसी की स्पीशीज़ के एंटी फर्टिलाइजिन से बाइंड हो सकता है और यही कारण है कि इनमें कभी भी एनिमल्स में क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ज़रा एज्यूम करो आप समुद्र है, समुद्र में एक जगह स्टारफिश पड़ी हुई है, फीमेल स्टारफिश, उसके ठीक पास में एक फीमेल सी अर्चिन भी है और थोड़ी दूरी पर मेल स्टारफिश और मेल सी अर्चिन है। अब इनकी ब्रीडिंग सीजन आई, दोनों ने एक साथ स्पर्म रिलीज़ किए, तो क्या ये पॉसिबल है कि स्टारफिश का स्पर्म सी अर्चिन के एग का फर्टिलाइजेशन कर दे, या सी अर्चिन का जो स्पर्म है वो स्टारफिश के एग का फर्टिलाइजेशन कर दे? तो ये इस तरह से जो बच्चों क्रॉस फर्टिलाइजेशन है ये नहीं होता है नेचर में। और क्यों नहीं होता है तो उसके पीछे ये जो रीज़न है ये फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन का। इनकी सरफेस पर, एग्स की और स्पर्म की सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं और एक स्पीशीज़ का फर्टिलाइजिन उसी की स्पीशीज़ के एंटी फर्टिलाइजिन से बाइंड हो सकता है। और इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन नेचर में पॉसिबल नहीं होता है, रेयरली पॉसिबल होते हैं। जैसा कि जब हम म्यूल बनता है, खच्चर जो बनता है हॉर्स और डोंकी के बीच में इस तरह से, तो इनमें ये पॉसिबल इसलिए कि ऑब्वियसली ये थोड़े से क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं और इनके फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे से मैच करते हैं और उसी वजह से ये इस तरह का इंटर स्पेसिफिक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, रेयर केसेस में होता है। टाइगर और लायन में भी ये पॉसिबल हो सकता है और वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन एक्सेप्शनली मैच कर जाते हैं। अदरवाइज दो स्पीशीज़ के फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ अब हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर आज का लेक्चर। फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट आज कंप्लीट होता है। अब आगे हम फीमेल प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे, इम्प्लांटेशन के बारे में बात करेंगे और क्या क्या 9 महीने तक चेंजेस आएंगे फीमेल की फिजियोलॉजी में, उनके हार्मोन्स में, प्लेसेंटा क्या है, ये सब अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू बच्चों।